खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र जारी किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। घोषणा पत्र एक बार जारी किया जाता है, लेकिन खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीत के 24 घंटे के भीतर खैरागढ़ को जिला बनाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले 4 जिलों की घोषणा की थी। कहाँ हैं ये जिले? राजधानी स्थित एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी की सक्रियता, कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क से जो वातावरण दिख रहा है, ये बताता है कि जन समर्थन बीजेपी के पक्ष में है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि हम किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। 3 साल से अधिक की सरकार में खैरागढ़ में विकास का एक काम नहीं हुआ। खैरागढ़ में जितना विकास दिख रहा है वह बीजेपी के कार्यकाल का है। देखिए, उपचुनाव में प्रदेश स्तर के सारे वरिष्ठ लोग वहां जा रहे हैं। उनके तो पूरे मंत्रिमंडल के दरबार लगा लिए। 70 विधायक को ले जाके पहली बार हुआ है किसी उपचुनाव में 70 के 70 विधायक, सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जाके बैठे हैं। इससे बड़ा जमावड़ा तो आज तक हिंदुस्तान के किसी उपचुनाव में नहीं होगा। इस 70 विधायकों का काफिला अकेले जाने में क्या चिंता हो रही है। और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता और लगातार कार्यकर्ताओं के सम्मेलन और व्यापक जनसंपर्क के बाद जो वातावरण खैरागढ़ में दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खैरागढ़ उपचुनाव का वातावरण पूरी तरीके से एक तरफा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे जो लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय रहे कोमल जंघेल जी के पक्ष में वातावरण का निर्माण हो चुका है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री से प्रश्न कर रहे हैं कि हम किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। 3.5 साल बीतने के बाद भी खैरागढ़ में एक भी उपलब्धि, एक भी काम विकास के न खैरागढ़ में, न छुई खदान में, न गंडई क्षेत्र में, न सालेवारा क्षेत्र। जो भी काम है, जो दिख रहा है, सड़कों का जाल बिछाने का काम, कृषि महाविद्यालय खोलने का काम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को विस्तारित करने का काम और डेवलपमेंट के जितने भी मापदंड हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुए। और कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जनता को समझाने में घबरा रहे हैं और उसका एक नतीजा सामने आया है कल। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी उपचुनाव में मुख्यमंत्री एक उपचुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करें। आज तक मैंने 15 साल मुख्यमंत्री रहा। पूरे देश में मैं देखता हूं कहीं घोषणा पत्र उपचुनाव के लिए जारी नहीं होते। पार्टी की घोषणा पत्र एक बार बनती है और इनकी भी घोषणा पत्र बनी थी, जन घोषणा पत्र। 3.5 साल निकलने के बाद भी जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं। जब 2 घंटे की बात करना शुरू किए हैं तो मेरा एक प्रश्न और आता है कि जब मैं बालाघाट जो लगा हुआ हमारे जिला है, बैहर हमारे से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ हजारों मकान प्रधानमंत्री आवास के बन रहे हैं, शानदार गरीबों के लिए हजारों मकान। वो बाजार करने के लिए सालेवारा आते हैं, वो बाजार करने के लिए बोडला के ब्लॉक के बाजारों में आते हैं। यहाँ के हमारे लोग वहाँ बाजार करने जाते हैं। आज सालेवारा से लेकर रेंगाखार के उस पूरे इलाके में, सालेवारा क्षेत्र में बकरकट्टा तक के लोग पूछ रहे हैं कि बैहर में जब हजारों प्रधानमंत्री आवास योजना बन सकता है तो खैरागढ़ में 3 साल में
15,000 आवास छीना है मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ के गरीबों का। जब इतनी घोषणा कर ही रहे थे मेरे भाई, जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 2 घंटे में करने के लिए, तो 15,000 आवास गरीबों का दे देते तो उनको लगता है चुनाव आया है तो हमको भी 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र ने स्वीकृत किया था। आधे मकान गिर रहे हैं, ढह रहे हैं, उस मकान को रिपेयर करने की ताकत नहीं है। अपना जमीन बेचकर, मकान बेचकर उन्होंने अपना खर्चा कर लिया। आज मुख्यमंत्री से फिर यही प्रश्न मेरा है कि यदि आप घोषणा करने के लिए 29 मांग रख दिए हो तो 30 ही कर दे। जब करना ही नहीं है तो 29 और 30 गिनती में क्या फर्क है? 36 तो पहले कर चुके हो भाई, एक और कर देते कि आवास भी बना देंगे हम 15,000 लोगों के लिए। उसके लिए प्रधानमंत्री भूपेश जी को फुर्सत नहीं है और बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़ी बड़ी बातें करने के सिवाय कोई काम नहीं है। और पक्के आवास को मैं इसलिए बता रहा हूं कि पड़ोस के जिले से लोग तुलना कर रहे हैं। अब मुझे लगता है बड़ी बात कल कही थी कि आदम कद प्रतिमा भूपेश जी स्वर्गीय देवव्रत जी का कितना आदर है उनके प्रति कि पार्टी की टिकट नहीं दिया, निर्दलीय उसको लड़ना पड़ा। ये 29 बिंदु मांग के लिए भटकता रहा, चप्पल उसके टूट गए और कभी मान सम्मान खैरागढ़ को नहीं मिला। अकेला देवव्रत का अपमान नहीं था, पूरे खैरागढ़ क्षेत्र का अपमान किया है डेवलपमेंट को रोककर। और खैर देवव्रत लगातार अपमानित होते रहे। आज उनको याद आ गया, चुनाव यदि नहीं आया होता तो ये कुछ याद नहीं आता। याददाश्त इनकी बिल्कुल नहीं लौटती। वो तो शौक लगता है जब इलेक्शन आता है, मतदाता प्रश्न करता है तो अचानक बोले कि सजीव मूर्ति आदमकद प्रतिमा बनाएंगे। जितने डेवलपमेंट काम हुए भूपेश जी को पूरी मैं फेहरिस्त और पूरी लिस्ट भेज देता हूं। जितने सड़कें आज दिख रही हैं चमचमाती हुई बेहतर सड़कें, बगरगट्टा से लेकर सालेवारा से लेकर पूरी जितनी सड़क, जितना कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई, जितने कॉलेज बने, जितने स्कूल बने, जितने हाई स्कूल बने, जितने मिडिल स्कूल बने, एग्रीकल्चर महाविद्यालय जिसका नामकरण वो भूपेश सिर्फ नामकरण करता है, काम तो हमने किया है। कॉलेज का नाम भी करने लगा। वो जितने हमने एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, हाई स्कूल खोला, भूपेश सिर्फ और सिर्फ नामकरण करके क्रेडिट लेना चाहता है। तो नाम बना देना, नाम लगाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं। मगर डेवलपमेंट जो धरातल पे है ये पूरे छत्तीसगढ़ वहाँ की जनता जानती है कि एक एक काम, 1 से 100 काम गिनाएंगे भूपेश जी एक डायरी में नोट कर लें तो 99 काम भी ऐसा नहीं रहेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इसमें से नंबर मैंने तो विधानसभा में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि इनकी जो नीतियां हैं और इनके जो काम हैं, जब तक शराब माफिया छत्तीसगढ़ में रहेगा, जब तक रेत माफिया छत्तीसगढ़ में रहेगा, जब तक लैंड माफिया छत्तीसगढ़ में रहेगा और जिस प्रकार करप्शन छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि ये नंबर देने लायक बचे ही नहीं है। जब तक पारदर्शी और बेहतर सरकार नहीं बनेगी तब तक इस सरकार को मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार से उपलब्धि रही। मैं जो बता रहा था कि इनके वादे और इनके भरोसे का छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है कि 3.5 साल होने के बाद भी इनके वादे कैसे अधूरे रहते हैं और चुनाव जीतने के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं मगर उस घोषणे का क्रियान्वयन करने की ताकत इनके पास नहीं है। देखिए, मूल्य वृद्धि का सीधा संबंध आज जो तत्काल डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम में वृद्धि हुई है उसका सीधा जो रशिया का और यूक्रेन का वार है उससे संबंध है और ये अस्थायी है। जैसे ही युद्ध समाप्त होगा पुरानी स्थिति में हम आ जाएंगे।